NCERT एक्सरसाइज 4.6। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कंसिस्टेंसीज ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी और उनकी हमें जाननी पड़ेगी कंसिस्टेंसीज। मतलब ये हुआ कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो या तो कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट सिस्टम, या फिर होगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। मतलब ये हुआ कि ये इसको कहते हैं संगत निकाय और यहाँ होता है असंगत निकाय। तो संगत कब होगा निकाय और असंगत कब होगा? जैसे हमें मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू d2। यहाँ पर टू इक्वेशंस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। a1 और b1 और d1 की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे 2, 4, 3 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, ये कांस्टेंट हैं। तो इनको अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा? सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इफ़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन। इफ़ सॉल्यूशन क्या होगा? इफ़ यूनिक सॉल्यूशन, या मोर देन वन सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और यहाँ पर इफ़ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा। इफ सिस्टम हैज ओके, तो कंसिस्टेंट में क्या होता है? वन सॉल्यूशन हो सकता है, मोर देन वन हो सकता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट इनकंसिस्टेंट सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बट इस एक्सरसाइज में हमें सीखना होगा कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड करेंगे सॉल्यूशन यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं। लेट हमें जो इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y c3z इक्वल्स टू d3 आर लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हमें गिवन है। इनकी वैल्यूज a1, b1, c1, d1 कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट हैं। तो अब इस तरह से हमें इक्वेशंस दी जाएंगी। 2 इक्वेशंस हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, या कुछ और भी इक्वेशंस हो। तो कैसे? तो इन्हें इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? देखिए, जो इनके कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ना, ये a1, b1, तो इनको ऐसे लिखेंगे। देखिए a1, b1 एंड c1 लिख लिए। फिर सेकंड के लिखेंगे a2, b2 एंड c2, फिर 3 a3, b3 एंड c3। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x, y एंड z, ये लिख दिए। और इक्वल में क्या है? यह है d1, d2 एंड d3। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज। जब हमने 2 आव्यूह का गुणन किया था तो क्या लिखा था? देखिए इसकी रो की जो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से होती। तो देखिए जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे a1x, ये b1y, c1z,
और इक्वल्स टू D1। तो समझे आप? तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे कैपिटल X और इसको मानेंगे कैपिटल B, जो बराबर के आगे है। अब अगर हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, यानी कि वैल्यूज ऑफ x, y, z हमें फाइंड करनी है, तो क्या होगा, वैल्यूज ऑफ x की फाइंड करनी, a इधर जाएगा, a इधर जाकर क्या हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा और b के इनटू में आ जाएगा। अब इसके आगे जब करेंगे हम, a इन्वर्स की वैल्यू कितनी होती है, a इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। ये वैल्यू हो जाती है a इन्वर्स की और इनटू आएगा फिर b। तो मतलब क्या हुआ, हम फाइंड करना चाहते हैं वैल्यूज ऑफ x, y, z, मतलब हमें फाइंड करना पड़ेगा कैपिटल X, और ये कैपिटल X डिपेंड करेगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a पर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्रोडक्ट है एडजॉइंट a इंटू b की, एडजॉइंट a और b की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होनी है अंश में, और यहाँ पर ये डिपेंड करेगा इस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a। मतलब क्या, यहाँ पर दो केसेज हो सकते हैं। तो पहला केस क्या है, देखिए, तो पहला केस ये है कि इफ़ डिटर्मिनेंट वैल्यू a इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, तो क्या हुआ, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। मतलब सिस्टम क्या होगा, संगत होगा, और उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। वो कितने होंगे सॉल्यूशन, वो अलग बात है, बट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, फिर लेते हैं केस नंबर 2। ये 1 हो जाता है और ये हो जाता है 2। तो देखिए 2 में क्या है, इफ़ a डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इज 0 है, तो क्या होगा, देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो अब फिर देखिए क्या कंडीशन होगी। तो देखिए यहाँ पर फिर 2 केसेज हो जाते हैं। देखिए नंबर 1 केस क्या होगा, केस नंबर 1 होगा इफ़, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन एडजॉइंट a इंटू b इज नॉट 0। ये जो है ना न्यूमरेटर की वैल्यू 0 नहीं है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नंबर 2 पे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज 0। तो देन सिस्टम हैज, तो सिस्टम में क्या होगा फिर, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा।
इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम। समझे आप? एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट 0 होगी तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है सिस्टम, इनकंसिस्टेंट भी। तो ये समझे आप? एडजॉइंट ए डॉट बी इज 0, तो यहाँ पर अगर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है ना तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन रखता है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। मतलब इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे ये था फर्स्ट कंडीशन थी, तो यहाँ पर क्या था? यहाँ भी नो सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बट मे बी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है इस कंडीशन में भी, जब वो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 रखता है। ओके, तो आइए इसे और डीपली समझते हैं। तो आइए वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स के यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए क्या होगा? देखिए, इसको एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। एक तो है हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, नंबर 1 पे इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, तो क्या होगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ओके, और क्या करेगा? हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो होगा ही होगा जब यानी कि संगत होगा, संगत निकाय हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है, इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ए 0, देखिए ये था नॉट 0। इफ ए डिटरमिनेंट वैल्यू ए इज नॉट 0, तो क्या सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट, मतलब संगत होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। अब यहाँ पर अगर 0 है डिटरमिनेंट वैल्यू, तो फिर उसके 2 केसेस हो जाते हैं। क्या? एक केस तो ये होता है कि उसमें एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी की प्रोडक्ट 0 नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? क्या होगा? सिस्टम होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज 0। यदि ये एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं कि क्या? यदि सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन है यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और यदि सिस्टम नो सॉल्यूशन रखता है तो सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस ये हमें समझना था। अब समझ लेते हैं यूनिक या वन सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन ये होता है जब एक वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, और देखिए और भी लाइंस होती हैं यहाँ पर ये इस तरह से, बट एक ही जगह कट करेंगी, क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन हमें फाइंड नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन तो इस कंडीशन में होता है। यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, और यहाँ पर होते हैं मैनी सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब आपने समझ लिया होगा।